बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट्स जो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये न सिर्फ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में यूज़ होते हैं बल्कि ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में भी अप्लाई होते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज़ नोन एज एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे आप बेटा अगर ज़मीन के डिफरेंट प्लॉट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि फर्टिलिटी के लिहाज से कौन सा ज़्यादा फर्टाइल है, तो फिर वो सभी प्लॉट्स जो हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। लेकिन उनमें से अगर हम एक प्लॉट का जिक्र करेंगे तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। इसी तरह अगर हम किसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद तमाम पेशेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं या हम उनके डिजीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सभी पेशेंट्स जो हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। और उनमें से अगर हम एक पेशेंट का जिक्र करेंगे तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। सिमिलर पैटर्न एक स्टूडेंट जो है किसी कॉलेज का वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट से मुराद कोई ऐसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है जिसके असर को हम मेजर कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं। जैसे देखें कि अगर बेटा आप फसलों की मुख्तलिफ वैरायटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो वो सभी वैरायटीज़ जो हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कहलाएंगी। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वो सभी टाइप्स की जो फर्टिलाइज़र है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। हम लेवल ऑफ इरिगेशन को डिस्कस कर रहे हैं, हम टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, या हम डिफरेंट कलर्स की लाइकिंग डिसलाइकिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सभी जो है ये हमारे एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लॉक। अब ब्लॉक से मुराद जो है वो हेट्रोजीनियस डाटे को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना। जो होमोजीनियस ग्रुप हमारे पास जनरेट होता है उस होमोजीनियस ग्रुप को हम ब्लॉक कहते हैं। यानी किसी भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को जब हम डीकम्पोज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर क्वालिटीज़ या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स, तो वो जो होमोजीनियस ग्रुप हमारे पास जनरेट होता है उस ग्रुप को हम कहते हैं ब्लॉक। जैसे अगर हम पेशेंट्स को डिस्कस करते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर सभी पेशेंट्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस हैं क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू डिजीज़ डिफरेंट अमराज में मुब्तला हैं। तो जब हम उनको डिजीज़ के एतबार से सेपरेट कर लेते हैं तो वो जो उनकी वार्ड्स हैं वो वार्ड्स जो हैं वो होमोजीनियस पेशेंट्स पर मुश्तमिल है। यानी टीबी वार्ड में आप चले जाएं तो आपको वहाँ पर सभी टीबी के पेशेंट्स नज़र आएंगे। हार्ट वार्ड में चले जाएं, ईएनटी वार्ड में चले जाएं एंड सो ऑन, किसी और वार्ड में आप चले जाएं तो जिस भी वार्ड में आप जाएंगे वहाँ पर आपको सभी पेशेंट्स जो हैं वो उसी मर्ज़ के नज़र आएंगे। तो वो जो पेशेंट्स की डीकम्पोजिशन हो रही है इनटू वार्ड्स, तो वो जो वार्ड्स हमारे पास जनरेट हो रही हैं उनको हम कहेंगे ये हमारा ब्लॉक है। इसके बाद हमारा पॉइंट है कि फैक्टर्स और लेवल ऑफ फैक्टर्स में क्या फ़र्क है। द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल आर कॉल्ड फैक्टर। जो भी एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स हैं उनको हम फैक्टर कहते हैं और उस वेरिएबल की जो फर्दर डिवीजन है वो डिवीजन जो है वो लेवल्स ऑफ फैक्टर कहलाती है। जैसे आप अगर एज को स्टडी करें तो एज जो है ये हमारा मेजर फैक्टर है। आगे इसके हमने ये 3 ग्रुप्स जनरेट किए हुए हैं, तो ये तीनों ग्रुप्स जो हैं आपस में इंडिपेंडेंट है।
तो अब ये जो ग्रुप्स हमने जनरेट किए हैं, ये ग्रुप्स जो हैं ये लेवल्स हैं। अगर हम आइज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो आइज़ हमारा मेजर फैक्टर है और आगे हमने इसको ब्लैक, ब्राउन, ब्लू में डिकम्पोज किया हुआ है, तो ये हमारे लेवल्स हैं। ओपिनियन है एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री। तो ये जो फर्दर ग्रुपिंग कहला रही है ये हमारे पास कहलाएगी लेवल्स। यानी मेजर फैक्टर को हम डिफरेंट ग्रुप्स में जो डिकम्पोज कर रहे हैं वो मेजर फैक्टर जो है वो हमारा फैक्टर है और उसकी जो फर्दर ग्रुपिंग है वो कहलाएगी लेवल ऑफ द फैक्टर्स। इसके बाद है बेटा टॉपिक हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर, तो वो फिर हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो वो जो रिस्पॉन्स हमें आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट मिलता है उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन obtained from an experimental unit after application of treatment is called response। जैसे देखें कि आपने पेशेंट का वेट किया आफ्टर डाइट प्लान, कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान है जिसको आप स्टडी कर रहे हो कि वो पेशेंट के वज़न में क्या तब्दीली लेके आता है, क्या पेशेंट का वज़न रिड्यूस होता है या इंक्रीज़ होता है। तो ये जो डाइट प्लान है ये डाइट प्लान बेटा ट्रीटमेंट है और जिस पेशेंट के ऊपर आप वो डाइट प्लान अप्लाई कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। तो उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट के ऊपर जब आप डाइट प्लान अप्लाई करोगे तो उस बंदे का जो वज़न है उसमें जो कमी बेशी हो रही है उसको हम रिस्पॉन्स बोलेंगे। यील्ड ऑफ राइस ए, बी एंड सी, ये राइस ए, राइस बी एंड राइस सी जो है ये चावलों की किस्में हैं। तो इन चावलों की इकसाम को जब हम मुख्तलिफ प्लॉट्स में बीजते हैं तो वहाँ से जो इनकी पैदावार मिलती है वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। इसी तरह हार्मोन लेवल आफ्टर मेडिकेशन के बाद जो हार्मोन लेवल में चेंज आ रहा है वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। नेक्स्ट है लेआउट, हम किसे कहते हैं। द एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल लेआउट। जब हम ट्रीटमेंट्स को एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर एलोकेट करते हैं यानी उनकी जो अलॉटमेंट हम कर रहे हैं, तो वो जो ट्रीटमेंट की अलॉटमेंट है टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये अलॉटमेंट जो है इसे हम लेआउट कहते हैं। देखें अगर हमारे पास टोटल 20 पेशेंट्स हैं और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो 5 हैं, यानी ये जो ब्लॉक्स हैं छोटे छोटे 1 2 3 4 ये रूम्स आप कह लें, इनमें पेशेंट्स हैं तो ये टोटल रूम्स हमारे पास हैं 20 और 5 डॉक्टर हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो इन पांचों डॉक्टर्स को हमने 20 पेशेंट्स के ऊपर अलॉट करना है। तो हर डॉक्टर जो है वो इनमें से कितने पेशेंट्स को डील करेगा। अगर तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ पेशेंट्स को डील करते हैं तो ये अलॉटमेंट जो है ये इक्वल सैम्पल साइज़ कहलाएगी। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ज़्यादा पेशेंट्स को डील करता है, कोई कम को करता है, यानी उनमें फ़र्क आ रहा है, तो फिर वो अलॉटमेंट जो है वो अनइक्वल सैम्पल साइज़ कहलाएगी। तो ये जो हम अलॉटमेंट कर रहे हैं इस अलॉटमेंट के ऊपर हम रैंडमाइजेशन अप्लाई करते हैं, यानी हम रैंडमली डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को अलॉट कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर जो अलॉटमेंट है ये 2 फैक्टर्स के लिहाज से है, उन फैक्टर्स के आगे 4 लेवल्स हैं। तो अब ये जो अंदर हम एंट्रीज करेंगे ये हमारी लेआउट कहलाएगी, यानी एक्चुअल प्लेसमेंट जो ट्रीटमेंट की है टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, इस प्लेसमेंट को, इस अलॉटमेंट को हम कहते हैं कि ये लेआउट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा मॉडल। कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है जो हम किसी भी इनहेरेंट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, तो उस मॉडल को, उस इक्वेशन को हम मॉडल बोलते हैं। यानी एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन
used to describe the inherent relationship between the variable is called model। जैसे देखें ये मैंने 5 इक्वेशंस लिखी हैं, तो मैंने ये 5 इक्वेशंस लिखी हैं, बट इन इक्वेशंस को देखकर हमारे माइंड के अंदर इनका जो इनहेरेंट रिलेशनशिप है वो नज़र आ रहा है। जब भी हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर सर्कल आ जाता है, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल का एरिया है। इसी तरह ये इक्वेशन देख के हमें रेक्टेंगल नज़र आती है, इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें लाइन नज़र आती है, इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमें स्क्वायर नज़र आता है कि ये स्क्वायर का पेरीमीटर है। अब ये नोट करें बेटा कि जो भी आप इक्वेशन जनरेट करते हो, जो भी इक्वेशन आप बनाते हो, वो इक्वेशन वेरिएबल्स के विरासती ताल्लुक को रिप्रेजेंट करती है। तो उस इक्वेशन को स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में हम मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर बेटा जो मॉडल्स हम यूज़ करेंगे उनमें सबसे पहला है फिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल। इस फिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल को हम मॉडल 1 भी कहते हैं और इसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो ट्रीटमेंट्स हम यूज़ करते हैं हम उनके इफ़ेक्ट्स को फिक्स्ड तस्वर करते हैं। यानी अगर हमारी ट्रीटमेंट्स का इफ़ेक्ट, जिसे हम TJ कह रहे हैं, ये T जो है ट्रीटमेंट के लिए, J नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, TJ जो है आर फिक्स्ड। अगर ये फिक्स्ड है तो फिर इन सब का जो सम है ये N के इक्वल है। तो फिर इस मॉडल को हम कहेंगे कि ये हमारा फिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल है। और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये है। I जो है ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को शो करता है और J जो है ये नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट को शो करता है। I की वेरिएशन 1 अप टू N है और J की वेरिएशन 1 अप टू K है। ये जो म्यू है इसे हम ओवरऑल मीन इफ़ेक्ट कहते हैं। TJ जो है इसे हम Jth ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट कहेंगे और एरर टर्म IJ जो है इसे हम Ith रैंडम एरर कहेंगे फॉर एप्लीकेशन ऑफ Jth ट्रीटमेंट। अब ये जो रैंडम एरर है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। यहाँ पर आपने बेटा कुछ मेन पॉइंट्स को जहन में रखना है जो फिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल से रिलेटेड है। नंबर 1 है कि फिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल के अंदर जो ट्रीटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से चूज़ करता है कि उसने किन ट्रीटमेंट को रिसर्च प्रोसेस के अंदर लेके आना है। मतलब मार्केट के अंदर बेशुमार मेडिसिन हैं एक ही डिजीज़ से रिलेटेड, तो वो उनमें से कौन सी मेडिसिन को वो टेस्ट करेगा, कौन सी मेडिसिन की वैलिडिटी को, उनकी जो प्योरीफिकेशन है या उनके रिस्पॉन्स को वो स्टडी करेगा। ये डिपेंड करता है उससे रिसर्चर के ऊपर। तो यहाँ पर हम टेस्ट क्या करते हैं, हमारा नल हाइपोथेसिस होता है कि हमने मीन की इक्वालिटीज़ को टेस्ट करना है कि तमाम जो ट्रीटमेंट मीन्स हैं वो इक्वली इफ़ेक्टिव हैं या वो इक्वल रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट कर रही हैं। रिजल्ट्स नॉट एक्सटेंड्स टू द सिमिलर ट्रीटमेंट विच आर नॉट कंसिडर्ड। हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं ट्रीटमेंट्स के ऊपर वैलिड हैं जिनको हमने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टडी किया। उससे मिलते जुलते जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हमने एक्सपेरिमेंट के अंदर कंसल्ट नहीं किया उनके ऊपर उनके रिजल्ट्स को हम अप्लाई नहीं कर सकते, इवन कि वो उन्हीं ट्रीटमेंट की तरह हैं, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं ट्रीटमेंट को कंसिडर करना है। हमारे रिजल्ट्स भी उन्हीं ट्रीटमेंट्स के ऊपर कंसिडर होंगे जो हम एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। We estimate मॉडल पैरामीटर्स म्यू ओवरऑल मीन है, ये वेरिएंस है और ये ट्रीटमेंट इफेक्ट है। द यील्ड ऑफ क्रॉप्स ABC आर टेस्टेड, वेट लूजिंग डाइट प्लान है, ABC आर इन्वेस्टिगेटेड, परफॉर्मेंस इम्प्रूविंग टेक्निक्स हैं 1 2 3 आर ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पर इसमें जो एग्जांपल्स दिखी हुई हैं ये फसलों की इकसाम है जिनकी पैदावार को हमने लेना है। ये 3 डाइट प्लान्स हैं जिनके
ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं कि ये वज़न को चेंज करते हैं या वज़न को लूज़ करते हैं, ये परफॉर्मेंस इम्प्रूविंग टेक्निक्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा रैंडम इफ़ेक्ट मॉडल। अब जो रैंडम इफ़ेक्ट मॉडल है, इसमें हम जो अपनी ट्रीटमेंट्स हैं उनके इफ़ेक्ट को फिक्स्ड तस्वर नहीं करते, बल्कि हम उनके इफ़ेक्ट्स को रैंडम सैंपल के तौर पर एडजस्ट करते हैं। इफ़ ट्रीटमेंट इफेक्टिव आर रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो इस मॉडल को फिर हम कहेंगे कि ये हमारा रैंडम इफ़ेक्ट मॉडल है। इसे हम मॉडल 2 भी कहते हैं और इसे हम कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस मॉडल भी कहते हैं। अब फिक्स्ड इफेक्ट में और रैंडम इफेक्ट में जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि जहाँ पर हम ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट्स को फिक्स्ड तस्वर करते हैं वो हमारा फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल है, और जहाँ पर हम ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट्स को रैंडम तस्वर करते हैं यानी वो वेरी हो रहा है, तो फिर उसे हम रैंडम इफेक्ट मॉडल कहेंगे। रैंडम इफेक्ट मॉडल से रिलेटेड भी कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको आपने बेटा जहन में रखना है। ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल ऑफ केयर ट्रीटमेंट्स आर रैंडमली चूजन। हम जो इन्फ्रेंस जनरेट करते हैं ये हम उस पॉपुलेशन के बारे में जनरेट करते हैं जिसमें से हमने के सैंपल ऑफ ट्रीटमेंट्स को चूज़ किया हुआ है। कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन जो है ये हमारा रैंडम इफ़ेक्ट मॉडल को इंडिकेट करता है। कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन मतलब CR डिज़ाइन जो है, टेस्टिंग वेरिएशन वेरिएबिलिटी की स्टडी जो है ये रैंडम इफ़ेक्ट मॉडल के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। मज़ीद देखें जी, तीसरी टाइप है मिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल। अब जो मिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल है इसके अंदर हम एक ही वक्त में किसी ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को हम फिक्स्ड तस्वर करते हैं और किसी ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को हम रैंडम तस्वर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम मिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 2-way क्लासिफिकेशन we assume block treated as random and treatment treated as fixed, or treatment treated as random and block treated as fixed. Such type of model is called mixed effect model. अब नोटिस करें बेटा कि जो 2-way ANOVA है, 2 फैक्टर्स की स्टडी वाला जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक है या प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, हम जब एक फैक्टर की वेरिएबिलिटी को हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम दूसरे फैक्टर की जो वेरिएशन है उसको फिक्स्ड तस्वर कर लेता है। मसलन देखें आप, स्टूडेंट्स और टीचर 2 फैक्टर्स हैं ये, और इनके रिस्पॉन्स के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं। यानी अगर हम स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस को मेजर करेंगे, स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस के ऊपर हम अपना हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर हम एज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस जो है वो इक्वल है, यानी उनका जो IQ लेवल है वो इक्वल है। यहाँ पर टीचर का जो इम्पैक्ट है उसके इंटेलिजेंट को इंक्रीज़ करने में वो फिक्स तस्वर किया जाता है। इसी तरह जब हम टीचर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हम टीचर के रिस्पॉन्स को देख रहे हैं कि क्या कौन सा टीचर जो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है या कौन सा टीचर है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स जनरेट कर रहा है। तो फिर वहाँ पर हम स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है उसको हम फिक्स तस्वर कर लेते हैं कि ये तमाम टीचर्स जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो IQ के लिहाज से एक जैसे हैं, और सिर्फ टीचर की जो एबिलिटी है, टीचर का जो लेक्चर डिलीवर करना है, उसकी बुनियाद पर, ये जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनकी बुनियाद पर उनके मार्क्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक वक्त में टीचर के टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को फिक्स तस्वर किया और स्टूडेंट्स के IQ लेवल को स्टडी किया।
दूसरे वक्त में हमने स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल को फिक्स तस्वर कर लिया और हमने टीचर की टीचिंग टेक्निक्स को स्टडी किया। तो ये मिक्स्ड इफ़ेक्ट मॉडल की टाइप है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।